started with our chapter called as a respiration. Now here we had completed the introduction of the respiration in our first lecture. Now we are be entering into the second lecture where we are talking about the respiratory question. ओके ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके मतलब बोलते हैं ना फेमस जोन ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी का रेस्पिरेशन चैप्टर में से वो ये है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. लेकिन एक और बात बता देता हूं, आपके एग्जाम्पल जो है इस टॉपिक को लेके एनसीईआरटी के बुक में वो हार्डली 3 या 4 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे. लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत लिस्ट प्रोवाइड करूंगा एग्जाम्पल्स की. वो एग्जाम्पल्स आप लोगों को थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करके है ना लिखना पड़ेगा. ओके मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा सो दैट यू विल, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ गए स्क्रीन पे तो तुम लोग आराम से डील करोगे. ठीक है, मतलब एग्जाम में आ गए तो. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एक्चुअली ये सबसे लास्ट में सिखाया जाता है लेकिन मैंने इसको पहले ही रख दिया है सो दैट यू विल बिकम फेमिलियर विद द स्टार्टिंग इटसेल्फ. ओके इट्स अ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस. देखो यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन होगा जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड ऑक्सीजन का यूज होगा. ओके इन रेस्पिरेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो ये हेडिंग जो है ये डेफिनेशन है किसका, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का. ओके नाउ its value can be 1 or it can be 0 or it can be more than 1 or it can be less than 1. देखो नंबर्स को ध्यान रखने की बात है. वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी या तो 1 से ज्यादा होगी. ओके या फिर 1 से कम होगी. इस तरीके से वैल्यूज आएंगे तो उसके हिसाब से आपको पता रहना चाहिए कि सबस्ट्रेट क्या यूज हुआ है. सबस्ट्रेट क्या यूज हुआ है ये आपको पता रहना जरूरी है. ओके तो थोड़ा सा स्लो जाएंगे, इसको समझेंगे ठीक तरीके से. देखो RQ मतलब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इक्वल टू यूनिटी. यहाँ पे सर ने यूनिटी वर्ड यूज किया, दैट डज नॉट मीन तुम लोग डर जाओ. यहाँ पे यूनिटी नथिंग बट हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे 1. ओके इक्वल टू 1. ओके तो इसका क्या होगा, देखो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज 1. ऐसे रीड करता हूँ, इफ कार्बोहाइड्रेट इज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इफ आई यूज द सबस्ट्रेट एज अ कार्बोहाइड्रेट, तो सीधा सीधा आंसर है तुम्हारा 1. ओके और आराम से आपको एग्जांपल से भी पता चल जाएगा, बताता हूं. एंड देन द रेस्पिरेशन इज एरोबिक. तो देखो यहाँ पे C6H12O6 plus 6O2 will be released 6CO2 and the 6H2O will be released. ओके तो यहाँ पे खाली आपका ध्यान किधर होना चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर जो कंज्यूम्ड हुआ है एंड द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इवॉल्व हुआ है. तो देखो 6 और 6 है मतलब ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड नीचे ऑक्सीजन. खत्म बात, काटो इसको, यू विल बी गेटिंग 1 एज अ आंसर. समझ में आई बात? इज इट वेरी सिंपल? अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कैसे आया, 1 कैसे आया, समझ में आ गई? अभी इसी के जैसे ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है जो हम लोगों को देखने हैं. तो लेट्स मूव अहेड विद दिस एग्जांपल्स. ओके तो देखो RQ इज लेस देन 1. ओके यानी लेस देन यूनिटी. तो देखो कैसे होता है, RQ इज लेस देन 1 या फिर यूनिटी यू कैन से व्हेन रेस्पिरेशन इज एरोबिक. ओके but the respiratory substrate is either a fat or it is a protein. लेकिन यहाँ पे मैं प्रोटीन को फिलहाल के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ, so you will not be studying a protein as a part over here. You will be studying only fat as a part over here. मैं फिर से बोल रहा हूँ, RQ is less than 1. Okay, when the respiration is aerobic but the respiratory substrate is fat. मैं इतना ही बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोटीन को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगा, मैं उसको बाद में डील करूंगा प्रोटीन को. तो देखो यहाँ पे RQ is less than 1 when the respiration is aerobic but the respiratory substrate is fat. That means what is about 0.7. कितना वैल्यू है 0.7. इन शॉर्ट 1 के नीचे होना चाहिए, ये तुम लोग ध्यान रखो. लेकिन फैट की यहाँ पे वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको दे के रखी है 0.7. तो ये एक तो ये वैल्यू आपको याद रखनी जरूरी है. ओके फॉर मोस्ट ऑफ द कॉमन फैट्स, यानी ज्यादातर कॉमन फैट जो होते हैं उनके लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की जो वैल्यू होती है वो 0.7 दे के रखी है आपके लिए. ओके प्रोटीन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है. आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन. It occurs during the germination of the fatty acids. ओके तो ये ट्रायोलिन नाम का फैट आपको दे के रखा है, साथ में 80 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कंज्यूम्ड हो रहे हैं और 57 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं. तो जब ये 57/80 करोगे यू विल बी गेटिंग आंसर एज अ 0.71. ओके 0.71 यू विल बी गेटिंग आंसर फॉर द फैट. एक और आपके लिए देखो ट्राइपाल्मिटिन फैट नाम दे के रखा है. ओके see over here 145 oxygen is getting consumed over here, 102 carbon dioxide has been released from here. ओके तो 102 by 145 करोगे तो आपको मिलेगा 0.7. अभी बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं. गड़बड़ किसके रिस्पेक्ट में, एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में नहीं. वो लोग क्या करते हैं ऊपर ऑक्सीजन ले लेते हैं नीचे CO2 रख देते हैं.
और तब तो वैल्यू गलत आने वाली है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ऐसा है, तो सबसे पहले पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे आएगा ऑक्सीजन, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएंगे। आप लोग अगर कोई चैलेंजिंग बुक यूज कर रहे हैं जिसके अंदर क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन बेसिस नोटबुक आप लोग देख रहे हो, ओके, मतलब इन शॉर्ट मॉड्यूल्स वगैरह जो आप लोगों के पास होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसमें या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर वो देखोगे तो इसके जो मैंने अभी टेक्निक बताई उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज अबाउट 0.9 इन केस ऑफ द प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स। तो ये वैल्यू तुमको याद रखनी है, 1 फॉर द कार्बोहाइड्रेट, 0.7 फॉर द फैट एंड 0.9 फॉर द प्रोटीन्स। ओके, तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है। ओके, जीरो के बारे में बात करते हैं। सक्यूलेंट्स डू नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट, ये हम लोगों ने देखा है। ओके, व्हेन देयर स्टोमेटा आर ओपन, सही बात है, as the same is used in the carbon fixation. They also change carbohydrate to the organic acid which utilizes the oxygen but do not evolve CO2. तो ये जो दो ग्लूकोज है साथ में 3 ऑक्सीजन है, 3 यहाँ पे मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो 0 upon 3 करोगे तो आंसर तो 0 ही आने वाला है। सो योर आंसर शुड बी हियर 0। ओके, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द सक्यूलेंट प्लांट्स RQ is more than 1, तो ये एग्जांपल देखो अभी, RQ is slightly more than 1 is found when the organic acids are broken down as a respiratory substrate। तो किसके लिए आया वर्ड? ऑर्गेनिक एसिड के रिस्पेक्ट में आया, मतलब हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स डील कर चुके हैं। ओके, अभी हम लोग ऑर्गेनिक एसिड को देख रहे हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड आपके स्क्रीन पे है, साथ में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो 4/1 करोगे, योर आंसर विल रिमेन एज अ 4। सो दैट मीन 1 से ज्यादा है वैल्यू। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है मैलिक एसिड का ही, देखो 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, 3 ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो 4/3 करोगे, 1.3 इज द आंसर। अगेन 1 से ज्यादा है वैल्यू। क्लियर हो रही है बातें? अगेन एक और एग्जांपल है सक्सिनिक एसिड, ओके, जहां पे 7 ऑक्सीजन एंड 8 कार्बन डाइऑक्साइड का सिनेरियो दिया है, तो 8/7 अगेन 1.14। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच वेरी क्लियरली। ये सारी बातें जो यहाँ तक खत्म की वो एरोबिक रेस्पिरेशन के हिसाब से थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज नो कंजम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन ओनली। Okay, so CO2 is produced in the most of the cases. Therefore, the respiratory quotient is infinity. Carbohydrate is used as a usual substrate. So, carbohydrate in presence of a zymase enzyme, it will get converted into 2 carbon dioxide, 2 ethyl alcohol. Your answer should be देखो 2/0 कर दो, infinity will remain as the answer. Anaerobic respiration के लिए value क्या रहती है? Infinity. This is what the respiratory quotient topic we had completed successfully. Understood बच्चा parties? Okay, easy था। बस आपको थोड़ा सा डील करना है, स्मार्टली एक्ट करना है, इजी क्वेश्चन ही आएंगे उस जोन से, बस आपको एग्जांपल्स के प्रैक्टिस होना जरूरी है। समझ में आई बात? क्विक रेस्पिरेशन, ओके, इट इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी इन अ स्टेप वाइज कैटाबॉलिक प्रोसेस। अभी एक बात बता रहा हूँ, ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है हमारा, मतलब चालू हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से। तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है, एनाएरोबिक की बात करो या फिर एरोबिक की बात करो, दोनों के लिए ग्लाइकोलाइसिस विल रिमेन एज अ फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को ठीक से जान लो अभी से। इट इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी इन अ स्टेप वाइज कैटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस इटसेल्फ इज अ 10 स्टेप रिएक्शन। मतलब ये हो गया ना कंक्लूजन की यस इट इज अ स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोसेस, ओके, ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड, जो कि हम लोग यूज करेंगे एज अ ग्लूकोज, ओके, इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with the oxygen acting as a terminal oxidant. It occurs by the 2 methods, common pathway and the pentose phosphate pathway. तो ये आगे जाके आपको पता चलेगा कॉमन पाथवे एंड द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे वगैरह क्या होता है। ओके, अच्छा दे ही दिया मैंने यहाँ पे, चलो ठीक है। कॉमन पाथवे, इट इज अ कॉमन इट इज नोन एज अ फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ कॉमन पाथवे, क्योंकि ये एरोबिक एंड एनाएरोबिक में होता है इसलिए। ओके, कॉमन पाथवे फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस होना, फिर क्रेब्स साइकिल होना और उसके बाद टर्मिनल ऑक्सीडेशन जहां पे एटीपी वगैरह बनना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस चालू हो रहा है तो इसका इंट्रोडक्शन देख लो। ओके, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोज एंड शुगर, ओके, दैट इज द ग्लूकोज। ओके, लाइसिस यानी स्प्लिटिंग, तोड़ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज EMP, क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने दिया था, तो एमडेन, मेयरहोफ एंड
पारनास, दीज आर द 3 साइंटिस्ट जिनके नाम पे ये ग्लाइकोलाइसिस को अपना नाम मिला है। ओके, पाथवे ऐसा बोला है, तीनों के तीनों जर्मन साइंटिस्ट है। ओके, इन द ईयर ऑफ 1930। So glycolysis is a process of partial oxidation. I am not telling complete oxidation. Listen this statement very carefully. Glycolysis is the process of partial oxidation of the glucose or similar hexose sugar into the two molecule of the pyruvic acid. Though a series of 10 enzyme mediated reactions. Okay, कितने 10 स्टेप का रिएक्शन है। कभी भी क्वेश्चन आए तो याद रखना हमेशा 10 स्टेप इज द बेस्ट आंसर फॉर यू। Releasing the some energy as ATP and reducing power as NADH2. It occurs in the cytosol or you can say in the cytoplasm. Fine. Glycolysis is common to both aerobic and anaerobic modes of respiration. Now, it is the first step of the breakdown of the glucose. हमेशा याद रखना ये हमेशा first step रहता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए। In aerobic respiration and the only step of the glucose breakdown in case of the anaerobic respiration. तो ये जो है anaerobic respiration के लिए ये glycolysis it's a single step only. Okay, यहाँ पे ये partially breakdown होता है aerobic respiration में, क्योंकि बाकी के जो प्रोसीजर है वो आने वाले 2 साइकिल में देखेंगे। ठीक है, now glycolysis has the 2 phases over here. एक होता है preparatory phase और दूसरा होता है payoff phase. तो अभी ये देख लो what is preparatory phase and what is payoff phase. Okay, देखो in the preparatory phase the glucose is broken down into glyceraldehyde 3-phosphate. सुना ठीक से, एक ऐसा फेज रहता है जहां पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate का फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज से। ओके, ये दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को अभी। और जो पे ऑफ फेज होता है वो बात कर, जितना भी हाफ फेज बाकी रिमेनिंग है जहां पे पायरुविक एसिड बनेगा या फिर पायरुवेट फॉर्म होगा, दैट इज कंसीडर्ड एज द कंप्लीट पे ऑफ फेज। सी द इन द पे ऑफ फेज द लेटर इज चेंज इनटू द पायरुवेट प्रोड्यूसिंग साथ में NADH एंड ATP, ये 2 चीजें आपको मिलेगी एज अ प्रोडक्ट। ओके, तो without wasting the time, I think we have a lot of time, so we can complete here glucose at least glycolysis का breakdown हम लोग जो है वो glycolysis जो मेथड है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो let's move ahead with this। चालू कर रहा हूं मैं, सबका ध्यान अभी स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस को, छोटा ही है तो ये हो जाएगा जल्दी से। रेडी, चलो चलो जल्दी मैसेज करो। रेडी, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। इसको समझते हैं, अभी हो जाएगा अपना खत्म। देखो ध्यान देने वाली बात है, मैं इसकी थोड़ी सी जूमिंग कम कर रहा हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। देखो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज 6-phosphate में इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज। आप लोगों को यहाँ पे एक एटीपी का यूज हो चुका है और नहीं समझ में आया तो सर ने यहाँ पे यूज करके लिखा है, इसके ऊपर भी ध्यान दो। ओके, जब वाइल राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ये साइकिल का, आप लोगों को ये यूज वाला जो वर्ड है ना, ये यूज वाला वर्ड आपको यूटिलाइज करना है जब यू विल बी मेकिंग अ राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि यूज वर्ड एटलीस्ट आपने 2 बार लिखा था, दैट मींस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में 2 बार एटीपी का यूज हुआ है करके, ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी glucose when get converted into glucose 6-phosphate in presence of you can say enzyme called as a hexokinase and the 1 ATP molecule has been used. Why magnesium is written over there? Magnesium ion के प्रेजेंस में हुआ ये काम। ठीक है, नेक्स्ट फॉस्फोहेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में देखो, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-phosphate विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-phosphate, तो ये आइसोमर्स है। ओके, और एक और बात ध्यान रखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दिया ना, मतलब एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ग्लूकोज 6-phosphate गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-phosphate या फिर फ्रुक्टोज 6-phosphate गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate, तो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पूरे ग्लाइकोलाइसिस में देखने मिलते हैं। एक तो आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ फ्रुक्टोज 6-phosphate in presence of an enzyme phosphofructokinase, it will get converted into fructose 1,6-biphosphate. Again 1 ATP got used over here. ओके, तो पहले वाले स्टेप में और तीसरे वाले स्टेप में आपका 2 एटीपी खर्चा हो चुका है। कितना एटीपी खर्चा हो गया है? 2 एटीपी खर्चा हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, फ्रुक्टोज 6-phosphate विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। ये तुम्हारा प्रिपरेटरी फेज खत्म हो गया, यानी बोल सकते हो ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट पार्ट, आधा पार्ट ग्लाइकोलाइसिस का खत्म हो गया है। ओके, अभी भी आधा ही पार्ट खत्म हुआ है, 50% स्टिल इट इज रिमेनिंग। 50% जो बाकी का है उसको 2 बार हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब 25% प्लस 25% में डिवाइड करेंगे। ओके, तो पहले 25% बता रहा हूं, मेरी बात को ठीक से समझो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate,
तो मतलब 50% ग्लाइकोलाइसिस वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड. नाउ रिमेनिंग 50% जो बाकी है ग्लाइकोलाइसिस का, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं दो पार्ट्स में, 25% 25%. तो सबसे पहले मैं 25% होता क्या है उसके बारे में बता रहा हूं. ओके, व्हेन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 phosphate will get converted into 1,3 biphosphoglycerate will get converted into 1,3 biphosphoglycerate in presence of glyceraldehyde phosphate dehydrogenase enzyme. ओके, यहाँ पे एक NADH2 प्रोड्यूस हुआ. क्या हुआ? NADH2 प्रोड्यूस हुआ. NADH प्रोड्यूस हुआ, सुनो ठीक से, प्रोड्यूस हुआ. फिर 1,3 biphosphoglycerate get converted into phosphoglycerate, 3 phosphoglycerate in presence of an enzyme called as a phosphoglycerate kinase. ओके, यहाँ पे एक ATP प्रोड्यूस हुआ, एक ATP प्रोड्यूस हुआ. नाउ 3 phosphoglycerate in presence of an enzyme called as a phosphoglycerate mutase, it will get converted into 2 phosphoglycerate. यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एनोलेज नाम के एंजाइम का यूज कर रहा हूँ. ओके, 2 phosphoglycerate getting converted into phosphophenol pyruvate. ओके, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम काम हुआ एनोलेज. यहाँ पे भी कुछ बना नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं पायरुविक एसिड बनाता हूँ फ्रॉम द फॉस्फोइनोल पायरुवेट, हियर 1 ATP गॉट प्रोड्यूस. ये आपका क्या हो गया? 25% काम हो गया. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज द पायरुवेट काइनेज. 25% काम हो गया. तो सर बाकी का 25% कहाँ है? बाकी का 25% यहाँ पे देखो, fructose 6,1,6 biphosphate can get converted into dihydroxyacetone also. अगर ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, ओके, देखो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट अगर बनता है, इट विल गेट आइसोमराइज्ड इनटू द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. मतलब अगर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट बनाता है, तो ये बंदे को एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिपरेटरी फेज का प्रोडक्ट क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ये आपको ध्यान में रखना है. और बाकी का जो नीचे 25% आपने सीखा वो पे ऑफ फेज है, वो पूरा साइकिल एक और बार रिपीट होगा. मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 जो लिखा है उसका मतलब क्या है कि ये पूरा नीचे का स्टेप जो है ये एक और बार रिपीट होगा. बात समझ में आई मेरी? और तब जाके 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे. समझ में आई बात पूरी? एकदम से क्लियर हुआ? पे ऑफ फेज समझ में आया? तो वाई 25% आपको बताया था, समझ में आ गया वो एकदम क्लियरली. ओके, तो 2 ATP यूज हो गए प्रिपरेटरी फेज में. पे ऑफ फेज में 2 ATP बने और 2 NADH भी बने. ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो लेट्स सी, अभी इसी को समझते हैं बाकी के एक्टिविटी को लेके. जैसे कि देखो यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज जिसको कहते हैं एनर्जी स्पेंडिंग कम क्लीवेज फेज. ओके, तो अभी यहाँ पे ये मल्टीपल रिएक्शन जो मैंने लिखा है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस पार्ट. मैं सीधा आप लोगों को फाइनल कंक्लूजन पे लेके जा रहा हूँ. ये सारी बातें जब मैं PDF सेंड करूंगा उस पर रीड कर लेना. ओके, दैट इज ओनली हियर टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रेड कलर का पार्ट. दिस इज द कंप्लीट रेड कलर पार्ट इज द फाइनल कंक्लूजन. देखो 2 पायरुविक एसिड मिला था, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं. 4 ATP आया टोटल, 2 फ्रॉम द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एंड 2 फ्रॉम द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से. सही बात है ना? तो 2 और 2 कितने हो गए? 4. लेकिन आपको पता है 2 ATP जो थे वो प्रोसेस में यूज हो गए प्रिपरेटरी फेज में, है ना? तो 2 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 2 ATP बचा. व्हाट इज दैट? 2 ATP इज द नेट गेन ATP इन द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस. लेकिन 2 NADH2 भी आया ना, तो एक NADPH2 3 ATP का हिसाब रखता है. तो 2 NADH2 कितना ATP करेगा? 6 ATP हो गया प्रोड्यूस. तो ग्रॉस ATP जो था वो 8 था. कैसे? ये 6 और ये 2 ATP जो नेट गेन था, नेट गेन और ये 2 NADH2 के वजह से जो 6 ATP आए, ये दोनों को टोटल करोगे तो टोटल 8 ATP आपको बन के मिल रहा है. यहाँ से हिसाब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेट गेन को NADH2 के ATP के साथ प्लस कर दो, you will be getting the complete ATPs. That is a total 8 ATPs. Understood very clearly? Okay. Now see for the next part. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, लेकिन पायरुविक एसिड का ठीक बाद में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड, एंड एसिटाल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 इथेनॉल. यहाँ पे आपको जो NADH2 है वो यूज हो जाएगा यहाँ पे. ओके, क्या हो जाएगा? इट विल गेट यूज्ड अप ओवर हियर. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, व्हेन पायरुविक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल. ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टेप है जो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में बताया.
तो ग्लूकोज से पैराविक एसिड का 10 स्टेप का रिएक्शन है, वो तो होगा ही, लेकिन बाद में 2 स्टेप और ऐड हो गए, एक एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में और एक इथेनॉल के रिस्पेक्ट में। समझ में आई बात? Okay, so here we are stopping our lecture. We will be meeting from the next lecture. Okay, till that time read your glycolysis from your NCERT very clearly. Okay, तब तक के लिए bye bye.